सबसे पहले हमको ये समझना है कि आपका और देखिए आज किसी भी युवा पीढ़ी के किसी बालक को अगर आप करियर गाइडेंस दे रहे हैं तो आप सबसे पहले उसे क्या सलाह देंगे? ज़माना बदल गया है दोस्तों, बदले हुए ज़माने के अनुसार नए ज़माने की बात करिए। अब आप वो बात कहेंगे कि भई तुम सरकारी नौकरी में क्लर्क बन जाओ, तो वो आपके ऊपर हँसेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से हँसेगा। वो कहेगा आप तो अंग्रेज़ों के ज़माने के दरोगा लगते हो। वो बातें कर रहे हो जो अंग्रेज़ चाहते थे। अब फिर से लौट आओ। अब फिर से लौट आओ, भारत बनाओ, भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाओ, भारत को एंटरप्रेन्योर्स का हब बनाओ। यानी अब वो बातें करने में कोई मज़े की बात नहीं है दोस्तों। अब बातें करनी है नए ज़माने की। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कौन से देश से आ रहे हैं? भारत से। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस देश में है? भारत में। अरे यहाँ अमेरिका। पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप का पोटेंशियल किस देश में है? भारत में है। क्योंकि हर चीज़ में क्योंकि स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए? इनोवेशन। स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए? कोई ऐसा आइडिया जो अद्भुत हो, ऐसा आइडिया जो पर्यावरण के अनुकूल। आज पर्यावरण सबसे टॉप प्रायोरिटी है। पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बन गया है। आज हर कॉन्शियस व्यक्ति एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लोग दुगना दाम देने को तैयार हैं। अब मार्केट में जाइए, एक तरफ ऑर्गेनिक सब्जी है, एक तरफ केमिकल वाली सब्जी। लोग ऑर्गेनिक सब्जी के लिए दुगना दाम देने को तैयार हैं। ये तो शुरुआत हुई है। आने वाले टाइम में ज़माना और इसी दिशा में जाएगा। लोग कहते हैं हमें सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल डेवलपमेंट चाहिए, उनकी कॉन्शियसनेस हमारी गवारा नहीं करती अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग छुपे छुपे कहने लग गए हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ये पूरी दुनिया के ऊपर प्लास्टिक थोप रही है, पूरी दुनिया पर प्लास्टिक थोप रही हैं। और इनके इस प्लास्टिक के कारण, इनके केमिकल्स के कारण, इनके जहर के कारण हम दुनिया को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप और हम अभी ये समझने लग गए हैं कि अगर हम जिस तरह से विनाश फैला रहे हैं, हम खुद भी अपना विनाश करने की तैयारी कर रहे हैं। हम विनाश फैला रहे हैं। आज ये दुनिया मानने लगी है कि हम जितने ज़्यादा विकसित लोग हैं उतना ही ज़्यादा विनाश फैला रहे हैं। अब देखिए चारों तरफ प्लास्टिक का ढेर है, प्लास्टिक का ढेर। और ये प्लास्टिक का ढेर कहाँ जाता है? जंगलों में। जंगल बर्बाद कर देता है। समुद्र में, नदियों में, नदियां बर्बाद कर देता है। समुद्र बर्बाद कर देता है। समुद्र में मछलियां मर मर करके किनारे आ रही हैं। और जब आप उन मछलियों की मौत का कारण पता लगाते हैं तो पता लगता है कि प्लास्टिक खाने से इनकी मौत हुई। सड़कों के किनारे गायों की लाशें मिलती हैं और जब आप पता लगाते हैं कि इनकी मौत का कारण क्या है तो पता लगता है प्लास्टिक। आज हर दिन हजारों प्राणी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब समझते हैं? वो प्राणी अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। Our next generations will not be able to see those animals or birds or species never in this world. They are becoming extinct. वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। किसके कारण? हमारे डेवलप्ड देशों के कारण। ट्राइबल लोगों के कारण नहीं। ध्यान रखिए, हमारे जिन लोगों को आप अंडर डेवलप्ड कहते हैं, जैसे ट्राइबल लोग, वो पर्यावरण अनुकूल जीवन जीते हैं। वो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जिन लोगों को आप डेवलप्ड कहते हो, वो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
The most developed people of the world damage the environment the most. This is a bitter reality. और ये आज सब पढ़े लिखे लोग समझने लग गए हैं। अगर आज पर्यावरणविद ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, 100 साल बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसका कारण हमारी आज की पॉलिसीज हैं। हम जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस स्पीड से 100 साल बाद ये पूरी दुनिया नहीं रहेगी। तो इसको आप लोग, हम लोग, सब लोग पढ़ रहे हैं, और नई पीढ़ी इतनी सचेत हो गई है, सजग हो गई है कि वो उस कंपनी का माल ही नहीं खरीदना चाहती जो पर्यावरण के खिलाफ है। यंग जनरेशन इज विलिंग टू बाय 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जयपुर में एक फैक्ट्री विजिट करने के लिए मैं गया। मैंने उनसे पूछा, आप क्या बनाते हो? आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन्स है नहीं, कुछ वर्कर्स हैं बस। उसने कहा, हम कोई मशीन काम में नहीं लेते, हमारे यहाँ कोई केमिकल्स नहीं है, केमिकल्स की एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो मैंने सोचा, आप बनाते क्या हो? बोला, हम लोग बनाते हैं सांगानेरी प्रिंट या जयपुरी प्रिंट, कुछ भी कह दो आप। तो सांगानेरी प्रिंट के हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े, और खास तौर पर स्कार्फ, टॉवेल्स, ये सब बनाते हैं। इसमें कहीं केमिकल काम में नहीं आता, बिल्कुल केमिकल काम में नहीं आता, सब हाथ की छपाई। वो टेक्नोलॉजी जो करीब 3-4 हजार साल पहले भारत में बहुत ज़्यादा यूज होती थी, अंग्रेजों ने उसको ख़त्म कर दिया। अंग्रेजों ने उस आर्ट के लोगों को हाथ काट दिए, उनके लोगों को बेघर कर दिया। वही टेक्नोलॉजी हम आज भी काम में लेते हैं। और उसने मुझको लकड़ी के बने हुए ब्लॉक दिखाए और पूछा, बताइए ये ब्लॉक कितना पुराना होगा? तो मैंने कहा, होगा कोई 20-30 साल पुराना, क्योंकि पुराना लकड़ी का लग रहा था। तो हंसने लग गया, बोला 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना? मेरी आंखें खुल गई। बोले, हाँ साहब, ये 300 साल पुराना ब्लॉक है, जिसको एक एक को दबा दबा के हाथ से यूं प्रेस करके प्रिंट किया जाता है। तो मैंने कहा, ये कपड़ा इतनी मेहनत से तुम लोग तैयार करते हो, तो यही भारत की टेक्नोलॉजी है। तो मैंने कहा, अब इसको किसको बेचोगे, किस रेट पे बेचोगे? तो वो मुस्कुराने लग गया, बोला, आप नहीं खरीद पाएंगे। मैंने कहा, क्यों, इतना महंगा है क्या? बहुत महंगा। मैंने कहा, क्यों? बोला, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है इसकी कि हमारे पास ये जो लिमिटेड मैन पावर देख रहे हो, इतना ही हमारा प्रोडक्शन बेस है, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम बना ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको नहीं बेच सकते। आप कितनी भी कीमत देते हैं, हम नहीं बेच सकते। मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा, लगभग किस रेट पे बेचते हो? तो बोला, मैं रेट तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एक रफ आइडिया आपको दे दूंगा कि हमारा बनाया हुआ स्कार्फ अगर आप लंदन में प्रीमियम शॉप में ही मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आपका करीब 1000 पाउंड लग जाएगा। अरे बाप रे, 1000 पाउंड? बोला, हाँ सर, पूरी दुनिया में इसी की डिमांड है। जितने भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, वो सब वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं जो हजारों वर्ष पहले भारत में इजाद हुई थी। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उससे पर्यावरण को इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन। और ये नुकसान आप तब तक बर्दाश्त करोगे जब तक आप जिंदा रहोगे। ये नुकसान इस स्पीड से बढ़ रहा है कि आप जिंदा ही नहीं रहोगे, इतनी स्पीड से नुकसान फैल रहा है।
पर्यावरण को नुकसान जिस स्पीड से हम पहुंचा रहे हैं, ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी 20 जुलाई को 20 गीगाटन ग्लेशियर्स एक साथ पिघल के पानी हो गए गर्मी के कारण। और ये गर्मी पर्यावरण में किसके कारण बढ़ी? हम इंसानों के कारण। और कोई भी इस धरती पर करोड़ों प्राणी रहते हैं, कोई और प्राणी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ एक इंसान। और एक उस इंसान के कारण सारे प्राणी खतरे में हैं, सारे प्राणियों का जीवन खतरे में है। आप देखिए हमारे आसपास, मैं अपने देखते देखते, जब मैं छोटा था तो सफेद घग्गू आया करते थे, घरों के पास में घूमते रहते थे। आपने घग्गू देखा ही नहीं होगा। घर के पास में हमको ऐसे ही खूब चीलें, अब तो चीलों की संख्या बहुत कम हो गई। डोरका कौवे, डोरका तो खत्म हो गए। दुनिया भर की गौरैयां होती थी, अब गौरैयों की संख्या बहुत कम हो गई है। तरह तरह की तितलियां, तरह तरह के प्राणी हुआ करते थे रेगिस्तान में। मैं तो रेगिस्तान में पला हुआ हूँ, बीकानेर शहर से। और अगर आप हिमाचल और हिमालय की पहाड़ियों की बात करोगे तो वहां इतनी तरह के पशु पक्षी और प्राणी थे, वो सब विलुप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे। तो पर्यावरण इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकसित देशों के बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं। और उसका समाधान एक ही है, हजारों वर्षों की हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको वापस स्थापित करना। आज दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान विज्ञापनों ने पहुंचा है। विज्ञापन वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी व्यक्ति को वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हो जो प्रोडक्ट यूजलेस प्रोडक्ट है। लेकिन एक विज्ञापन है वो लोगों के दिमाग में बिठा देता है, यस दिस इज द प्रोडक्ट आई हैव टू बाय। एडवर्टाइजर्स हमेशा उस प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन करते हैं जो यूजलेस प्रोडक्ट होते हैं। जो चीजें बहुत आउटस्टैंडिंग होती है उनके लिए विज्ञापन कभी बनाया ही नहीं जाता। और इसलिए क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स ही धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जो चीजें वाकई यूजलेस है उनके लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि पूछो मत। आपकी तरह की युवा पीढ़ी के लोगों से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ, ऐसे ही पूछ लेता हूँ। ऐसे ही एक बार पूछा, डू यू ईट चॉकलेट्स? यस, चॉकलेट्स तो मेरी फेवरेट है। फाइन, ओके, डू यू लव चॉकलेट्स? यस, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैंने कहा जरा बताओ, क्या तुमने कभी ब्यावर की तिलपापड़ी टेस्ट की है? बोली ये क्या है? क्या तुमने ब्यावर की तिलपापड़ी टेस्ट की है? बोला ये क्या है? मैंने कहा देखिए, चॉकलेट के विज्ञापन के लिए तो अमिताभ बच्चन स्टेज पर आ जाएगा, टीवी पे विज्ञापन करेगा, 10 लोग विज्ञापन देने के लिए आ जाएंगे, फिल्मों में विज्ञापन डाल दिया जाएगा उसका। लेकिन जो चीज सबसे बढ़िया चीज है, सबसे शानदार चीज है, उसका विज्ञापन कभी नहीं आएगा। एक बार मेरा कहना मान करके अपने घर के पास के शॉपकीपर से जाके कहो ब्यावर की तिलपापड़ी तो 99% वो भी तुम्हारी तरह कहेगा ये क्या है। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें मंगा के दे कि ये लो ब्यावर की तिलपापड़ी टेस्ट करिएगा, चॉकलेट से 10 गुना बेहतर न हो तो मुझे वापस आके बता दीजिएगा। चॉकलेट से 10 गुना बेहतर, बिल्कुल।
टेस्ट में 10 गुना बेहतर, लेकिन आपको पसंद न आए तो उसके कारण मैं नहीं, उसका कारण विज्ञापन है। विज्ञापनों ने आपके माइंड में कितना जहर डाला है ये आप नहीं जानते। चॉकलेट बनाने वाले कारीगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ बैठ करके? अमेरिका में बैठ करके। चॉकलेट का हलवाई कहाँ है? अमेरिका में। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का सीईओ, उसके जो ओनर्स हैं, उसके इन्वेस्टर्स कहाँ पर हैं? अमेरिका। तो चॉकलेट का हलवाई करोड़ों रुपए कमा रहा है वहां बैठ करके, और तिल पापड़ी बनाने वाला हलवाई सड़क के ऊपर आ गया है भिखारी बन के। चॉकलेट 3,000 रुपए किलो में बेचता है और तिल पापड़ी 150 रुपए किलो में नहीं बिक रही। चॉकलेट में क्या है? जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसको बनाने के लिए गाय के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। तिल पापड़ी बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल होता है, तिलों का इस्तेमाल होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुपम है, अद्भुत है। गुड़ भारत में ही बनता है, तिल भारत में ही प्रोसेस होके आता है। आप तिल पापड़ी खरीदते हैं, भारत के 10 लोगों को रोजगार मिलता है। एक एक करके भारत के हजारों हुनर तबाह हो गए हैं। एक एक करके भारत के हजारों हुनर तबाह हो गए हैं। हजारों कारीगर सड़कों पर आ गए हैं। कोई नरेगा में काम कर रहा है, कोई मजदूर बन गया है, कोई कारीगर बन गया है, कोई सड़क पर भिखारी बन गया है। ये वो अद्भुत कलाकार हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली और आपके स्वास्थ्य के अनुकूल प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, लेकिन आप नहीं खरीदते क्योंकि आपको तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए। ये लोग कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे। यहाँ ब्रांड के नाम पे इन पे एक ही चीज है कि ये लोग बिल्कुल शुद्ध 100% चीज बनाया करते थे और अपने नाम से बेचा करते थे। मुझे ताज्जुब होता है अब ये देख करके कि नई पीढ़ी से पूछते हैं चिड़ावा के पेड़े नहीं मालूम। अरे चिड़ावा के पेड़े नहीं मालूम, नहीं मालूम। सरदार शहर की फीनी नहीं मालूम। अरे ये क्या? भारत के अंदर छोटे मोटे मिला करके करीब 4,000-5,000 शहर हैं और इन हर शहरों में एक न एक अद्भुत चीज है, एक न एक अद्भुत चीज, और वो सब चीजें अब लुप्त हो रही है। अब न चिड़ावा की पेड़े बचेंगे, न सरदार शहर की फीनी बचेगी, न पुष्कर का मालपुआ बचेगा, न ब्यावर की तिल पापड़ी बचेगी। जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूं तो नई पीढ़ी से कहता हूं कि तुम्हें स्टार्टअप करना है तो भारत के इन अद्भुत कलाकारों के ऊपर स्टार्टअप शुरू करो, इनके प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचो। आज तक किसी ने इनके लिए विज्ञापन नहीं किया है, क्योंकि कोई भी फिल्म स्टार अपने देश के लिए विज्ञापन करने कम ही आता है। उसको स्पॉन्सर चाहिए, उसको पैसा देने वाला चाहिए, उसके लिए वो विज्ञापन करता है। आप पहले ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो भारत के इन अद्भुत कलाकारों के लिए स्टार्टअप शुरू करो और पूरी दुनिया में इनका विज्ञापन करो। सारी दुनिया इन प्रोडक्ट्स की दीवानी हो जाएगी और ये प्रोडक्ट्स असल में अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं। और प्रोड्यूसर कंपनियां स्टार्ट करो, वो अद्भुत कलाकार जो सरदार शहर में फीनियां बनाते थे, इतनी अद्भुत फीनियां होती थी, और आज उनका काम बंद हो गया है, चौपट हो गई है, उनकी दुकान चौपट हो गई है। उनकी प्रोड्यूसर कंपनी बनवा दो आप और उनके प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके, नए ज़माने के टर्म्स के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करो। मैं कहता हूँ
यही सरदार शहर की पेड़ी जो अभी 250 रुपए 200 रुपए किलो में बिकती है, वो 4000 रुपए किलो में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दोगे तुम इसको। और इतनी डिमांड आएगी इसकी, इतनी डिमांड आएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब कोरोना टाइम लगा तो कुछ देशों के अंदर वहां बड़ी समस्या हुई, क्योंकि सरकारों ने आदेश दिया कि नॉन वेज फूड एक बार के लिए बैन कर रहे हैं टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि नॉन वेज फूड्स के कारण शायद महामारियां फैल रही हैं, तो एक बार के लिए बैन कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने नॉन वेज फूड को बैन किया तो एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये हुई कि अब वहां के लोग भारत की तरफ देखने लगे, क्योंकि बाकी तो सभी देशों में 100% नॉन वेज फूड ही बनता है। वेजिटेरियन फूड के नाम पे तो गिने चुने 5-10 वैरायटी, ज्यादा वैरायटी होती नहीं। उनकी ज्यादातर डिशेस नॉन वेज डिशेस हैं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अनेकों डिशेस वेजिटेरियन हैं, अनेकों तरह के फूड वेजिटेरियन फूड बनते हैं। और हालांकि पिछले 60-70 सालों से, अंग्रेजों के समय से लगातार प्रयास तो यही रहे कि हर भारतीय को भी नॉन वेज फूड का आदी बना दे, लेकिन फिर भी आज भी भारत में करीब करीब 1/3 जनसंख्या ऐसी है जो वेजिटेरियन है। तो जब कोरोना टाइम लगा तो पूरी दुनिया के देशों के सामने एक बड़ी समस्या हो गई। भारत से दुनिया भर का फूड इंपोर्ट करने लग गए वहां के लोग। अब उन देश के विशेषज्ञों ने कहा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, अगर इसी तरह भारत से सामान इंपोर्ट करते रहे तो यहाँ के लोगों की टेस्ट बदल जाएगी, आदतें बदल जाएगी, हमारी फूड इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी, पूरा भारत हम पर हावी हो जाएगा। वापस उनको बोलो भैया मीट खाओ तुम। तो उन सरकारों ने अपने जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल किए और अपने नागरिकों से बोला तुम लोग आराम से मीट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नहीं तो जिस हिसाब से भारत से ये लोग भुजिए मंगा रहे हैं, भारत से दूसरी चीजें वेजिटेरियन फूड मंगवा रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी चौपट कर देके रख देंगे। आपको ताजुब होगा कि कोरोना टाइम्स में भारत से बड़ी मात्रा के अंदर ये भुजिए हुए, इस प्रकार के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो 100% वेजिटेरियन फूड होते हैं, बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होने लगे। आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ और वहां बोलो भुजिया है क्या, वो कहेगा बिल्कुल है, भारत से मंगाया हुआ शुद्ध भुजिया, ये लो भुजिया। आज दुनिया में हर देशों में भुजिया मिलने लग गया है, ये पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट है। तो जब भुजिया बेचने वाले पूरी दुनिया में अपने भुजिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट्स हैं भारत के अंदर। आप भी अनेकों प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में आप सेल कर सकते हो और पूरी दुनिया में इन प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना नाम कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हो जिन लोगों का हुनर तो अद्भुत है, लेकिन आज रोजी रोटी का संकट उनके ऊपर है। आज हकीकत में ब्यावर के तिल पापड़ी बनाने वाले लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तिल पापड़ी खरीद नहीं रहा। अद्भुत कलाकार हैं, सरदार शेर की पीढ़ी बनाने वाले अद्भुत कलाकार हैं, लेकिन क्या करें, बेरोजगार हो गए। एक से बढ़कर के कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे समय में आज आपका हम सबका कर्तव्य बनता है, हम अगर स्वदेशी आंदोलन को वापस बचाना चाहते हैं। एक समय था भारत में स्वदेशी आंदोलन था, वो क्या था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1905 का दौर था, 1905 के आसपास। उस वक्त भारत के अंदर दादा भाई नौरोजी और इस प्रकार के अनेक लेखक थे। उन्होंने इस पे इंटेलेक्चुअल बहस छेड़ी कि देखिए पैसे का रोटेशन कैसे हो रहा है, आप कोई रुपए खर्च कर रहे हो तो पैसा किधर जा रहा है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने, आपकी इनकम हुई मान लीजिए एक बार के लिए मान लीजिए 100 रुपए, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो आप वो 100 रुपए खर्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? आप 100 रुपए से हर चीज़ मेड आउट ऑफ इंडिया ही लेंगे, क्योंकि आप चॉकलेट खरीदेंगे तो मेड आउट ऑफ इंडिया, बिस्किट्स खरीदेंगे मेड आउट ऑफ इंडिया, कपड़े खरीदेंगे मेड आउट ऑफ इंडिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे मेड आउट ऑफ इंडिया। जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे वो सब मेड आउट ऑफ इंडिया होगा। तो जब हर चीज मेड आउट ऑफ इंडिया होगी तो क्या होगा? जो पैसे आपने खर्च किए वो क्या होंगे? वो सीधे विदेशों में चले जाएंगे। तो पैसे का रोटेशन बाहर। स्वदेशी आंदोलन में इस बात के ऊपर चर्चा की गई कि आप वो प्रोडक्ट्स डेवलप करिए जो भारत के, आप वही प्रोडक्ट खरीदें जिससे पैसे का रोटेशन हो और पैसा भारत में ही रोटेट करे। तो इससे क्या होगा? देश के अंदर ही पैसे का रोटेशन होगा, और जब देश में ही पैसे का रोटेशन होगा तो भारत के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता मिलती लग जाएगी। तो आज आप सोचिए, भारत के अंदर किसान परेशान, हस्तशिल्पी परेशान, कारीगर, भारत में हजारों हस्तकलाएं थी, वो हजारों हस्तकलाएं लुप्त, क्योंकि आप और हम कोई भी ब्रांडेड कपड़ों से नीचे खरीदने को तैयार नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कभी कभी बिना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी खरीद लिया करें, कभी कभी बिना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी आप तवज्जो दिया करें, क्योंकि अगर आप बिना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो इस बहाने आप अपने देश के कारीगरों की मदद करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे जो आपकी मदद से तरक्की कर पाएंगे। आप एक दिन चॉकलेट नहीं खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकते हैं। लेकिन अगर आप ब्यावर की तिलपापड़ी नहीं खरीदेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि तिलपापड़ी खरीदने वाले आप जैसे कुछ लोग हैं, और आपने ही नहीं खरीदी तो बेचारों का उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप चीनी नहीं खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी से 10 गुना बेहतर है मिश्री। आप मिश्री नहीं खरीदेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मिश्री बनाने वाले तो भारतीय लोग ही हैं, और मिश्री बनाने की टेक्नोलॉजी भारतीय टेक्नोलॉजी है, मिश्री के कारीगर भारतीय लोग हैं। आपने मिश्री खरीदनी बंद कर दी, पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चीनी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, मिश्री स्वास्थ्य के लिए अमृत है। चीनी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मिश्री से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करेंगे, आप देश की सेवा करेंगे। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पर जो भी खरीद रहे हैं, आप रेडीमेड शर्ट्स खरीदें, उसकी जगह आप घर के पास के दर्जी से कपड़े बनवाएंगे, उस दर्जी का घर चालू रहेगा, उसको बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा, रेट तो बराबर ही पड़नी। ऐसे ही आप शर्ट लेंगे, करीब 2-2.5 हजार रुपए का शर्ट लेंगे, और कहीं नहीं आप दर्जी से शर्ट सिलवाएंगे, उसको हो सकता है आप 500 रुपए मेहनताने का दे दें, तो सोचिए उसका घर चालू रहेगा, उसका कामकाज चालू रहेगा, नहीं वो बेघर हो जाएगा। और यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जिस तरह की डिजाइन पसंद हो वो बता सकते हो, जिस तरह की चीजें आपको पसंद हो वो उसको बता सकते हो। अगर आप जैसे लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वो भी नए जमाने की मशीनें खरीद पाएगा, नए जमाने की टेक्नोलॉजी खरीद पाएगा, नहीं तो उसका घर उजड़ जाएगा। और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आज तो आपको सस्ते लगेंगे, लेकिन कल ये इतने महंगे हो जाएंगे कि फिर आपको एहसास होगा कि अरे, इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पीछे हमने अपने देश के कारीगरों को तबाह कर दिया। आप सोचिए, फिर आप वापस भी नहीं लौट पाएंगे। आज हम लोगों को फिर से डेवलपमेंटल मॉडल के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हम किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं? कुछ लोग आंख मीच करके कम्युनिज्म के दीवाने बन गए, आंख मीच करके कम्युनिस्ट बन गए। कुछ लोग आंख मीच करके कैपिटलिस्ट बन गए।
मैं तो कहता हूं क्या मतलब है। आप देखिए, जहां कम्युनिज्म को आपने ज्यादा बढ़ावा दिया, उन देशों की आज क्या हालत है। कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। जिन देशों ने आंख मीच करके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, उनका क्या हाल है आज। वहां पर भाई भाई में भाईचारा ही नहीं बचा। आप कोई भी इज्म छोड़िए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए सोचिए। इन सारे इज्म से बाहर होकर के एक प्योर ओपन थॉट के साथ में सोचिए और ओपन थॉट के साथ प्लान करिए। गांधी का जो चिंतन था उसके ऊपर प्लान करिए। गांधीयन फिलॉसफी है, उस पर काम करिए, बड़ा आनंद मिलेगा। तो देश और हमारी इकोनॉमिक सिस्टम की तरक्की के लिए हमको फिर से एक नए डेवलपमेंट मॉडल पर काम करना है। हमें फिर से एक डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर प्लानिंग करना है। एक ऐसा डेवलपमेंट शुरू करना है जिससे आप लोगों के अंदर खुशियां ला सकें। एक बार के लिए जीडीपी को भुलवाओ। जीडीपी जीडीपी जीडीपी, ये हम लोगों के लिए जहर का काम कर रहे हैं। जीडीपी से ऊपर उठ करके हमें हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस की। ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर बात करें।